हेलो एवरीवन, मैं रमेश श्रीवास्तव, आपका साइंस टीचर। आज हम लोग हमारा जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो शुरू करने जा रहे हैं। क्या होता है, हमने जैसे मैटर के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने कि मैटर क्या होता है। कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। वो तो मैटर था, नॉन लिविंग बींग्स था। लेकिन लिविंग बींग्स क्या होते हैं, दो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल। दो कैटेगरी होती है, प्लांट्स एंड एनिमल। फिर आप सोच रहे हो कि हम लोग कौन है, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, प्लांट्स में आ रहे हैं या एनिमल में आ रहे हैं। हम प्लांट्स में तो आने वाले नहीं है, ऑब्वियसली हम काय में आएंगे, एनिमल्स। लेकिन हम लोग तो ह्यूमन बींग हैं, हम एनिमल्स में कैसे आ रहे हैं। क्या देखो, लाइफ का जब एग्जिस्टेंस हुआ था अर्थ पे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में हुआ था, या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और ये हमारी जो लाइफ की उत्पत्ति हुई है अर्थ पे, वो पानी से हुई है। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म आया था वो वाटर में आया था। कहाँ पे आया था, पानी में, और वो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसी से धीरे 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 डेवलप होता गया, और वो आज हम लोग इस लेवल पे आ गए। तो हम लोग भी एनिमल हैं, लेकिन हम लोग क्या है, सोशल एनिमल हैं। हम लोग अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने मोहल्ले बना के रह रहे हैं, अपने समाज बना के रह रहे हैं। जानवरों में क्या होता है, उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, तो वो उनका केवल एक ही काम है, सुबह से शाम तक अपने खाने की तलाश में इधर से उधर घूमना। हम लोग क्या है, हम चूंकि बहुत ब्रेन डेवलप्ड हो चुका है, खाने की हमें भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे लिए खाना एक मेन पार्ट नहीं, हमारे लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हो गई हैं, वो प्रायोरिटीज में आ गई। तो हम लोग लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स। तो प्लांट्स एनिमल लिविंग बींग्स हैं। तो जैसे मैटर स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट से बन रहा था, कैसे बन रहा था, एटम से। तो इसका मतलब लिविंग बींग्स भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे मिलके बन रही है। तो वो लिविंग स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, वो स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं सेल। बहुत छोटे छोटे, इतने बारीक होते कि आप उसे देख ही नहीं सकते, यू कांट सी। मतलब बहुत हैवी माइक्रोस्कोप, आपको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए क्या, जो सबसे पहले सेल के बारे में हम शुरुआत होती, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लें। तो सेल की सबसे पहली बात करते हैं। सेल जो हमारी जो पूरी बॉडी होती है लिविंग बींग्स की, वो होती है छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है, यूनिट से बनी होती है, इसको बोलते हैं सेल। और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, ऑफ लाइफ फॉर्म्स की। और जो हम सेल की जो स्टडी करते हैं, इसका जो कंपोजिशन है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द साइटोलॉजी। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया है ना। तो ये आप इससे आप समझ सकते हैं कि हम इससे हम स्टडी कर सकते हैं सेल के बारे में, ठीक है। तो ये एक आपका, इसको अंडरलाइन कर लिया। तो ये एक आपका पॉइंट बन गया, साइटोलॉजी। व्हाट इज, क्वेश्चन बन जाता व्हाट इज साइटोलॉजी, तो आप बता सकते हैं साइटोलॉजी। अब सेल के बारे में सबसे पहले किसने इस बारे में बताया कि सेल होता, हमारी बॉडी होती है छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल। इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड द सेल। तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। खुद का माइक्रोस्कोप, जो जनरल माइक्रोस्कोप थे वो उसका यूज नहीं किया। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप बनाया, खुद का पावरफुल माइक्रोस्कोप खुद का ही बनाया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, जो पेड़ का जो होता है ना, कॉर्क जिसको बोलते हैं, छाल बोलते हैं, उसकी एक पतली सी लेयर ली, थिन लेयर ली, बिल्कुल बारीक सी। और कौन से ईयर में, 1665 में, उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। तो उन्हें दिखाई दिया कि जो थिन लेयर थी, बिल्कुल बारीक लेयर थी, वो छोटी छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने कॉर्क जो ली थी, कॉर्क यानी जो छाल होता है, पेड़ की जो छाल या पेड़ का थोड़ा सा हिस्सा, वो कॉर्क कहलाता है। तो उसको उसने बिल्कुल बारीक स्लाइस बनाई, इसकी स्लाइड, उसकी बड़ी स्लाइड बनाई, और उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखा। तो देखा वो छोटे छोटे से बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर, सबका अपना अपना न्यूक्लियस होता है। इसके बाद फ्री लिविंग सेल जो था, बट
लुएन वर्क ने किया 1674 में। चलिए आपने आपके स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट कराएंगे, वो कहलाता प्याज जो होती है, प्याज को जानते हैं ना आप लोग, ऑनियन बोलते हैं, ऑनियन पील का एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो इसमें क्या बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं ऑनियन पील के लिए। मान लो आपने प्याज का छिलका निकालो, प्याज का छिलका आप निकालोगे तो आप नाखून से थोड़ा सा उसको छीलेंगे तो एक पतली सी झिल्ली आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पतली सी झिल्ली। उस पतली सी झिल्ली को क्या करो आप, ये स्लाइड है आपकी, आपको लैब में मिल जाएगी। इस पे आपने इसको पतली सी झिल्ली को यहाँ रख के देखेंगे, पतली सी झिल्ली को आपने यहाँ रखा और अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये झिल्ली में क्या है, इस टाइप का शेप मिलेगा आपको, हनीकॉम्ब जैसा। हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उस टाइप का शेप दिखेगा। इस टाइप से शेप दिखेगा आपको, और सब में ऐसे बीच में डॉट होंगे। ये कहलाते हैं इनके न्यूक्लियस। ये क्या है, इनके न्यूक्लियस। ये तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बना दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप से बनेगा स्ट्रक्चर, आपको जो दिखाई देगा वो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, इस टाइप का। कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये कहलाता है, ये ऑनियन पील के सेल है। ये क्या है, दीज आर द सेल्स ऑफ ऑनियन पील। आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में जाके, तो आप आपके टीचर के अंडर गाइडेंस में आप देखेंगे तो ये स्लाइड बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें सब में क्या होता है, अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है, काला काला सा आपको एक डॉट दिखाई देगा, ये कहलाता है इनका सेल का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक्चुअली सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है। व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, इसका सेल का दिमाग है ये, तो ये न्यूक्लियस है। हर सेल का अपना अपना न्यूक्लियस होता है, सेपरेट न्यूक्लियस होता है। तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं। हनीकॉम्ब जैसा दिखेगा, हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह दिखेगा। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, लियन हुक ने किया था 1674 में। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपना खुद का सेल अपने माइक्रोस्कोप से अपना एक नया सेल डेवलप किया था, जो पेड़ की जो कॉर्क होती है उसमें से उसकी थिन स्लाइड बना के निकाला था, पता लगाया था। इसके बाद आता है सेल फॉर्मेशन, मतलब सेल बनता कैसे। तो प्रोटोप्लाज्म बर्ड प्रोटोप्लाज्म, इसको भी थोड़ा अंडरलाइन करते हैं। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, पर ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड हमारे यूज हो रहा है, बर्ड प्रोटोप्लाज्म है ना। ये क्या होता है, एक एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स। और ये क्या होता है, एक तरह का इनका एक एग्रीगेट है, इनका एवरेज मान लो किस किस का वाटर है, आयंस है, सॉल्ट है और अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लियस एसिड, विटामिन, इन सब का एक कंबाइंड फॉर्म जो कहलाता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कंबाइंड यानी एग्रीगेट यानी कंबाइंड फॉर्म। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, सब वाटर भी होता है, आयंस भी होता है, सॉल्ट भी होता है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होती है और विटामिन होता है। ठीक है, इसके अलावा सेल में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, वो सेल का न्यूक्लियस, हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या कहलाता है, एक्चुअल में न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का जो ब्रेन यानी दिमाग, जो उसका ब्रेन होता है, दिमाग होता है, यानी सेल की सारी जो एक्शन जो परफॉर्म होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होते हैं। तो न्यूक्लियस एक तरह से सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। कितने तरह के सेल्स हमने देखना है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सेल्स आपको जैसे दिखाई दे रहा है, पहले सेल थ्योरी पढ़ लें। तो दो बायोलॉजिस्ट थे, एक तो शेलियन थे और एक शेजवान थे। शेजवान तो आप चटनी खाते ही हो, है ना, शेजवान चटनी। तो एक शेलियन थे और शेजवान चटनी रॉकेट है ये, है ना, पढ़ते हैं पर कभी कौन
हीरोइन है रणवीर सिंह, शेजवान चटनी रॉकेट है, वो वाले नहीं है, ये शेजवान अलग है। तो उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। कौन सी सेल? पहली क्या थी? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, जितने भी प्लांट्स एनिमल। बात नहीं आ गई सॉरी बात कहाँ गई? नहीं आ गई ना। एनिमल्स ऑफ प्लांट्स, यानी हम ह्यूमन बीइंग की तो बात ही नहीं कर रहे, एनिमल्स ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो हम एनिमल्स हैं, प्लांट तो हम है नहीं, क्योंकि हम तो घूमते फिरते हैं। एनिमल्स, प्लांट तो एक ही जगह रहते हैं, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, चल खाना खाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। तो सेल क्या होती है? लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। और जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो भी नया सेल बन रहा है वो पुराने सेल से ही बनता है। मतलब अलग से जो सोचे सेल बन जाए, नहीं, जो पुराना सेल है उसमें से सेल डिवीजन होता है, उसके बाद नया सेल बनता है। अब जो वायरस होते हैं हमारी, आपको मालूम है वायरस जो हमारे को बीमार कर देते हैं। आजकल जैसे सर्दी के बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये काय के कारण होता है? एक तरह के वायरस होते हैं, उनके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो वायरस क्या होता है एक्चुअली में? ये बाहर होते हैं जब हमारी बॉडी के, तो डेड फॉर्म में होते हैं बिल्कुल। ये इनको पानी में उबाल लो, किसी में भी कर लो, कुछ नहीं होगा, बर्फ में डाल दो, कुछ नहीं होना इनका, क्योंकि ये डेड होते हैं। ये एक्टिव कब होते हैं? जब हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी का अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी इनके लिए होस्ट हो जाती है और बॉडी में आके ये एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए ये वायरस को सेल थ्योरी से अलग मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये बॉडी में आके एक्टिव होते हैं, वैसे भी डेड होते हैं। डेड यानी मैटर। अब ये टाइप्स ऑफ सेल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, जैसे मसल सेल हैगा, ओवम हैगा, ये ब्लड सेल्स हैगा, न्यूरॉन हैगा, इसको नर्व सॉल बोलते हैं, न्यूरॉन। हाँ, एक बात और सुन लो आप, ये एग्जाम में डायग्राम आता है इसका, बहुत ध्यान से समझ लो। न्यूरॉन या नर्व सेल का एग्जाम में डायग्राम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आएगा इसका डायग्राम बनाने को, इंपॉर्टेंट। ये इसमें जो दिख रही है ना, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। वैसे तो आपकी बुक में सब नाम लिखे हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। ये हो गया सेल बॉडी, ये क्या हो गया? सेल बॉडी। ये हो गया न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो चल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा इरेजर लेके। हाँ, थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं, क्योंकि हमें और दूसरा ऑर्गेनल भी यहाँ लिखना है। हाँ, तो ये हो गया न्यूक्लियस। ये कहलाता है न्यूक्लियस। सेल बॉडी इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये कहलाता है नर्व एंडिंग। तो आपको अगर बनाने को आए तो ये सारी चीजें लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएगी आपको, है ना। तो न्यूरॉन का डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। इसको नर्व सेल भी बोलते हो, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। नर्व सेल भी बोलते हो, न्यूरॉन भी बोलते हो, नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है। अब ये मान के चलो 90% मेरी बात मान लो कि ये आता ही है। डेंड्राइट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी हो गई, एक्सॉन हो गया और नर्व एंडिंग हो गई। टर्मिनल्स भी बोलते हैं इसको, नर्व एंडिंग और टर्मिनल्स। इसको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग, और इसको टर्मिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और टर्मिनल्स। हमारी जितनी भी बॉडी में जो सिग्नल होते हैं, बॉडी में इधर से उधर, वो ये ले जाते हैं, वो ले जाते हैं न्यूरॉन, ये टर्मिनल्स। इसके अलावा ये देखो बोन सेल लेगा, स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? ये मेल में होता है। स्पर्म सेल काय में होता है? मेल। ओवम होता है फीमेल में।
ओवम काय में होता है? फीमेल। ओवम फीमेल में होता है, ओवम फीमेल में, स्पर्म काय में होता है? मेल में। बोन सेल तो सब में होता है, मसल सेल भी सब में होता है, ब्लड सेल भी सब में होता है, नर्व सेल सब में होता है, फैट सेल भी सब में होता है। फैट सेल क्या आपकी बॉडी में जो फैट बढ़ जाता है, मोटा पना जाता है ना, दैट्स फैट सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसके अलावा बेसिक जो हम और जब मतलब सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके आधार पर देखा जाए तो दो तरह के मेन सेल्स हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी जो जब धरती पे सेल आया था, एग्जिस्टेंस था, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में केवल एक ही डिफरेंस है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहे हैं, इसका साइज बहुत छोटा होता है। पहली बात तो ये 10⁻⁶ नहीं है, 10⁻⁻⁶ है। ये लिखा है 10⁻⁶, ये एक्चुअल में 10⁻⁻⁶ है। हाँ, कितना लिखा है? ये 10⁻⁶ नहीं, ये 10⁻⁻⁶ है। यहाँ 10⁻⁻⁶ तो 1 to 10⁻⁻�6 मीटर होता है, बहुत छोटा साइज होता है इसका। इसका जो न्यूक्लियर रीजन है बिल्कुल, इसको न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे और सेल होते हैं ना, अभी आगे पढ़ेंगे, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। और ये हमेशा यूनिसेलर ही होता है। मतलब ये अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर होगा, यानी सिंगल सेल से ही बना होगा, ठीक है। और इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम क्या होता है? अच्छा, क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which carry the information from parent to inheritance। यानी क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो कब दिखाई देते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है उस समय ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और वो क्या करते हैं? पेरेंट से इंफॉर्मेशन ले जाते हैं इनहेरिटेंस में। माने इसको क्या बोलते हैं? जीन सेल भी बोलते हैं, इसको जीन भी बोल सकते हैं। ये इसमें क्या होता है? कंटेंट, ये कंटेंट डीएनए और आरएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आगे आएगा आपको, ठीक है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए, ठीक है। अब इसमें सेल डिवीजन क्या होता है? बाय फिजन और बडिंग। अब सेल डिवीजन के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे फिजन के द्वारा भी हो सकता है, बाइनरी फिजन है ना। बाइनरी फिजन यानी 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ये बाइनरी फिजन हो गया। या फिर बडिंग के द्वारा भी हो सकता है। इसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड नाम दिया। देखो आप देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस था, तो इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? न्यूक्लियोइड। क्योंकि ये न्यूक्लियस इसमें क्या थी? सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी थी। क्या तब क्या थी? ये वेल डिफाइंड नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन जो होनी चाहिए ना सेल के साथ, तो इसका न्यूक्लियस फैला फैला सा है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो मॉडर्न सेल है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसका साइज जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल था उससे बहुत बड़ा है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली बनी होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल के चारों तरफ भी एक झिल्ली बनी होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बनी है ना पतली सी झिल्ली, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन लिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या? जो सेल को भी पूरा सेल ऑर्गेनल सारे कवर करे बैठे ना, पूरा बंद करके एक डिब्बे में, और चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली बनी, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। इसमें बारीक बारीक छेद होते हैं। वो छेद क्यों होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी काय की होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड्स की। काय की बनती है? प्रोटीन और लिपिड्स। वो भी कहाँ से आता है प्रोटीन लिपिड्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके।
और इसमें क्या बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है जो कंसर्न जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक वाटर और सॉल्ट सेल के बाहर और सेल के अंदर वेरी स्मॉल पोर्स के द्वारा होता है। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, transportation of material from inside and outside of the cell from high concentration to low concentration is called the osmosis। ठीक है, तो osmosis प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं सेल के बाहर या सेल के अंदर वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ जैसे सेल के बाहर थी ऐसी न्यूक्लियस के बारे। इसके बाद आता है गोल्गी अपैरेटस होता है, ये पीला पीला दिख रहा है गोल्गी अपैरेटस। वो जो अंदर दिख रहा है ये कहलाता है, ये दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ESR और रफ एंडोप्लाज्मिक, तो ये कहलाता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक। अब इसमें दो होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ होता है जो क्या होता है, इट इज द साइड ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसमें प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बन रहा है तो ये एक्चुअल में सेल की क्या हो गई, प्रोडक्शन यूनिट हो गई। तो सेल क्या एक तरह से हमारा जैसे कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है बड़ी लेवल पे होता है। फिर प्रोडक्शन के बाद जो चीजें बनती हैं, गुड्स बनते हैं, उनको क्या किया जाता है, अलग डिपार्टमेंट होता है जो पैकर्स और मूवर्स होता है। वो क्या करता है, जो भी मटेरियल बन रहा है, जो भी माल बन रहा है फैक्ट्री में, उसको वो पैक करता है और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर भेज देता है। ऐसे हमारी बॉडी में भी ये सेल के साथ क्या हो रहा है, सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER बोलते हैं इसको, ये सिंथेसाइज कर रहा है किसका, प्रोटीन का। क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, अब जो प्रोटीन जो है इसको अब पूरे डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट सेल बॉडी में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसके लिए एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल होता है, इसको बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, पैक करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पे जरूरत है। जहाँ भाई हमारी बॉडी में कंटिन्यूस आप जानते हैं सेल डैमेज होते रहते हैं, न्यू सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल से नए सेल बनते रहते हैं, कंटिन्यूस ओल्ड सेल डेड होते रहते हैं। ठीक है, तो ये गोल्गी अपैरेटस क्या हो गया, प्रेकर्सन वो बढ़ाने जो मटेरियल। तो ER क्या था, प्रोडक्शन यूनिट थी, प्रोडक्शन कर रहे थे माल का। इन्होंने क्या किया, उसकी पैकिंग की और एक जगह दूसरे घर में पहुंचा दिया। तो ये होगा गोल्गी अपैरेटस। तो हमने किस किस की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली, गोल्गी अपैरेटस की बात कर ली, और लाइज और थोड़ा सा बैक ले लें। तो हमने किस किस की बात कर ली थी, गोल्गी अपैरेटस की बात कर ली, ER की कर ली, न्यूक्लियर की कर ली। ठीक है, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम के अपने जो पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, है ना। अच्छा, कई लोगों को देखते हैं जैसे बच्चे के पिता हैं या बाबा हैं, उस बच्चे की पूरी शक्ल पापा से या बाबा से मिल रही है। कलर की बात करें, कलर मैच कर रहा है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो नया सेल बन रहा है वो पुराने सेल से इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, तो उसकी जो भी गुण है वो अगले सेल में पहुंचेंगे। अब जैसे इसमें क्या होता है, स्पर्म सेल और ओवम सेल है, तो ये इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो न्यू बेबी बर्न होता है, स्पर्म सेल और ओवम सेल। तो स्पर्म सेल यानी मेल से जो इन्फॉर्मेशन जानी, ओवम यानी फीमेल से इन्फॉर्मेशन जानी। तो वो DNA उनका दोनों का DNA मैच करता है। बच्चा जो पैदा होता है तो उसका जो DNA होता है वो माँ से भी मैच करता है और पिता से, क्योंकि दोनों ही इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। ठीक है, सेल। तो इस प्रकार से सेल क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। अब सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई। अब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, जबकि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इसमें इतने सारे सेल ऑर्गेनेल थे, वो सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते, तैरते रहते। ठीक है, तो दे फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। अब इसके कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है,
ठीक है। तो ये था टेकर्स और मूवर्स हो गए। अब इसमें जो हमने बात की थी प्लांट सेल में, वो सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट था, जबकि इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते। उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम था, इसमें मोर देन वन। इसमें न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को मैंने बताया था ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन होता है। अब सेल डिवीजन जो होता है वो कई तरह होता है, मिटोसिस और मेयोसिस। मिटोसिस और मेयोसिस यानी जो एक सेल है, हम क्या करते हैं, एक सेल है, उस सेल से क्या हो जाता है, उसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है, और उससे नया सेल बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, एक सेल से दो सेल बन गए। तो जो दो सेल बन रहे हैं वो सेल क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल कहलाते हैं, ठीक है। फिर दो सेल से फिर अगले दो सेल, यानी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें ये बढ़ते चले जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन, हर सेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो गोल्गी एपेरेटस हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, सबकी एक एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अपनी अपनी जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स इनको सेपरेट रखती है। हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिसमें केवल एक सेल होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी इसमें मोर देन वन सेल होते हैं। अच्छा, जो एक तो सेल का एक सिंपल एग्जांपल है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच जानते हैं आप? तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो इट इज द लार्जेस्ट सेल, बड़ा सबसे बड़ा सेल जो है नेचर में वो है ऑस्ट्रिच एग। एक को आप एक थोड़ा पता लगाने के लिए कि सेल कैसे है, उसको क्या करो, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डाल के रख दो सेल को। सेल का जो कवरिंग होती है वो होती है कैल्शियम की, तो उसका उसमें से हट जाएगी। तो जो अंडा है वो बिल्कुल ऐसा उसके ऊपर की कवरिंग हट गई तो बिल्कुल मुलायम मुलायम सा दिखेगा, अंदर से ट्रांसपेरेंट दिखेगा, और अंदर येलो येलो पार्ट दिखाई देगा उसका। योग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, योग। तो वो एक तरह से उसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और बाकी सेल बॉडी हो गई। ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में केवल एक सेल होता है, और मल्टीसेलुलर में होते हैं मोर देन वन सेल्स होते हैं। इसके एग्जांपल दे सकते हैं, फंगाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स। अब और आगे बढ़ते हैं हम। सेल शेप, सेल का शेप कैसा होता है? इनका जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, शेप भी और साइज भी, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं इनका शेप साइज बड़ा बदलता रहता है। जो किस हिसाब से बदलता है, पोजीशन की, फंक्शन और पोजीशन। जैसे आपका सेल ओवम सेल है, स्पर्म सेल है, मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल्स है, लीवर सेल, सारी सब अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। तो उनके हिसाब से उनका फंक्शन भी चेंज हो जाता है, उनका साइज भी, शेप भी चेंज हो जाता है, उनका फंक्शन भी। इसके अलावा क्या फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको बैलेंस किया जाता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग बैलेंस उनको अपना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेल साइज। तो साइज से वो सेल वेरिएबल, तो ये साइज जो सेल होता है वो क्या होता है, वेरिएबल यानी चेंजेबल होता है, बदल सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका फंक्शन क्या है। तो इसके लिए कुछ माइक्रोस्कोपिक और कुछ जो सेल हम इसकी बात करें जो हमें नेट आई से भी दिख जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक से भी दिख जाते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। और उनका जो साइज होता है वो होता है 0.2 mm टू 18.18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द टाइप ऑफ सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 2 to 120 माइक्रोन। द लार्जेस्ट सेल इन ऑस्ट्रिच एग, मैं 2 मिनट पहले बता चुका हूँ। तीसरा होता है द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा सेल होता है लॉन्गेस्ट सेल वो कहलाता है नर्व सेल यानी न्यूरॉन, ठीक है।
लार्जेस्ट शॉट आपको मैंने बताया दिया, ऑस्ट्रिच एग होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 30 सेंटीमीटर वाइड होता है, इसका वजन 1.4 kg होता है। और स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं हम PPLOS, इसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको हम? तो साइज ऑफ सेल के बारे में आपको पता चल गया। तो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग होता है। लंबा क्या होता है? नर्व सेल होता है। सबसे छोटा सेल होता है वो PPLOS होता है, यानी माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, तो सेल साइज की बात करें, सेल शेयर की बात हो गई। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल के मेन 3 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के मेन कंपोनेंट क्या हो गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटो। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर ये तैयार नहीं हुआ आपके साथ सेल के साथ, तो सेल को खत्म कर देंगे बीच में। ठीक है, अब components of cell, तो cell of variable shapes and size varies according to their function position. Generally cells are spherical, जनरल सेल कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं और वो लंबे नहीं होते, जनरली वो लंबे नहीं होते। ठीक है, ब्राइट डिस्कवर और स्पाइरल शेप्ड, ये भी सेल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो जो स्पेरिकल मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब सेल के बेसिक कंपोनेंट क्या हो गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिमिटेड ऑर्गन्स का बॉडी के बाहर आने में अप्लाई हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल। मतलब ये डिसाइड करती है कौन सी चीज जाएगी सेल के बाहर और कौन सी चीज सेल के बाहर आएगी। तो इट डिसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियस इज द ब्रेन। साइटोप्लाज्म जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लोट करते हैं। तब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, मैं आपको पहले बोल चुका था इस बारे में। और एंटी एग्जिस्ट क्या करती है? सम पर्टिकुलर मटेरियल के करती है, हर मटेरियल को, क्योंकि वो सेल को डैमेज कर सकता है ना। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो साइटोप्लाज्म से अलग की जाती है। इसके लिए एक सराउंडिंग एक अलग टाइप की इंडिकेशन करना पड़ता है। वो अभी हम पे इसके लिए एक मार्कर नहीं, तो हम उससे कर देते। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में, एनिमल सेल में मिलती है, प्लांट सेल में रहती है। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल होती है। सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है एनिमल्स में। और क्या होती है? सेल वॉल। प्लांट के क्या होती है? एनिमल्स में बाहर, सबसे बाहर, और ये प्लांट में सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल आपको मालूम है, एनिमल्स में क्या होते हैं? प्लांट सेल नहीं होते, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम उसी से काम चला लेते हैं। As for the lipid model of plasma membrane, it is made up of proteins and lipids, where proteins are sandwiched between layer of lipids. तो लिपिड मॉडल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये काय का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। लिपिड का ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और ये बाई लेयर ऑफ लिपिड्स के बीच में बना रहता है। ठीक है, तो अभी हमने सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, सेल के साइज के बारे में बात कर रहे थे। अब इससे आगे का जो है टॉपिक वो हम अगले अपने वीडियो में शूट करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपका एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यही तक था। हम अगले किसी दिन फिर किसी और लेक्चर के रूप में आप लेक्चर के साथ आपके साथ हम होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।